अब एक और छोटी सी इक्वेशन है। हमने फ्री वॉल्यूम की बात की अभी, और फ्री वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट एक इक्वेशन आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दैट इज़ विलियम्स लैंडिल फेरी इक्वेशन। इसको WLF इक्वेशन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो इक्वेशन है ये पॉलीमर की विस्कोसिटी को उसके टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द इक्वेशन एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ पॉलीमर विस्कोसिटी, कि पॉलीमर का जो सोल्यूशन है वो विस्कस सोल्यूशन होगा, बट टेम्परेचर के साथ वो विस्कोसिटी कैसे वेरी करेगी उसके बीच में रिलेशन दिया है इस इक्वेशन ने, WLF इक्वेशन ने। और इस इक्वेशन की खास बात ये है कि दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट और अबव टेम्परेचर TG। TG हमें पता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसके ऊपर पॉलीमर फ्लेक्सिबल स्टेट में आ जाता है। तो हमें ये फ्लेक्सिबल स्टेट में ही पॉलीमर पे अप्लाई होती है। जो उसकी हार्ड स्टेट है जो कि TG से नीचे एग्जिस्ट करती है, उस केस में ये अप्लाई नहीं होती है। तो हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, और आप जो मॉडर्न की बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये इतनी बढ़िया क्लैरिटी के साथ नहीं एक्सप्लेन की हुई है। ये मैंने किसी और बुक से 2-3 बुक से कंसल्ट करके नोट्स बनाया है इसका यहाँ पे। तो इसके जो नोट्स हैं मैं आपको एक PDF फॉर्मेट में भी भेज रहा हूँ। तो वो PDF फॉर्मेट आपने अच्छे से अपने पास सेव करके या कहीं प्रिंट करके रख लेने हैं, ताकि आपको जब इसकी तैयारी करनी होगी, या आप इसके नोट्स बना के अपनी कॉपी में बना सकते हैं, कि जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मॉडर्न की बुक से शायद आपको इतना बढ़िया क्लैरिटी नहीं मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप अपने पास एक बढ़िया अच्छी फॉर्म में स्टोर करके रख लें किसी भी तरीके से। तो अब हम आते हैं कि WLF इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो बेस स्टार्ट होता है वो आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है टेम्परेचर के साथ, वो नॉर्मल लिक्विड्स के और सॉल्वेंट के केस में किसने एक्सप्लेन किया था? आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, आर्हेनियस गिव द कंसेप्ट दैट हाउ द विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट वेरीज विद द टेम्परेचर। तो हम यहीं से इस बेसिस से ही शुरू करेंगे। हम आर्हेनियस इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ ईटा इज इक्वल टू A e⁻E/RT। अब इसमें ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन किए। फॉर एग्जांपल R इज़ गैस कांस्टेंट, A इज़ मटेरियल कांस्टेंट ऑफ द पॉलीमर, E इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ईटा इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हम इस इक्वेशन को जब किसी सॉल्वेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब इस इक्वेशन की एक लीनियर फॉर्म में हमने बनानी है तो हम इसका लॉग लेके करते हैं। तो यह आता है लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग A प्लस E/2.303RT। जब यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म हटी तो ये चीज़ सॉल्व करके यहाँ पे आई। ये सिंपल मैथमेटिक्स का फार्मूला है, लॉगरिथमिक फार्मूला है। तो ये इक्वेशन जब हमने लॉग की फॉर्म में ली तो ये इस तरह से सॉल्व होती है। अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो वेरिएबल चीज़ आती है लॉग ईटा, यानी कि विस्कोसिटी वेरी करती है विद टेम्परेचर इन रेसिप्रोकल मैनर। तो जब हम 1/T, यहाँ पे वेरिएबल है 1/T एंड ईटा विस्कोसिटी, सो लॉग ईटा और 1/T के बीच में जो प्लॉट होगा, तो क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी जो जरूरी नहीं ओरिजिन से पास कर रही है, पर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। वहाँ से लॉग A की वैल्यू निकलेगी, यानी कि इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग A, और यहाँ पे जो रिमेनिंग फैक्टर था दैट इज कॉल्ड स्लोप, और इस लाइन के स्लोप से आएगा। देयरफॉर S इज इक्वल टू E/2.303R। T नहीं आएगा यहाँ पे, 2.303R ही होगा, क्योंकि T वेरिएबल है, क्योंकि बुक में थोड़ा बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। सो ये जो इक्वेशन है ये ऐसा अप्लाई होती है सिंपल सॉल्वेंट्स के केस में। अब अगर हमने इस इक्वेशन को पॉलीमर के केस में अप्लाई करना हो तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि पॉलीमरिक सिस्टम विल आल्सो गिव अ स्ट्रेट लाइन बट फॉर अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर रेंज, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब जो नॉर्मल हमारे लिक्विड्स है या सॉल्वेंट है लाइक बेंजीन, इथेनॉल वगैरह, जब उस पर अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो इक्वेशन है सच सभी टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। बट अगर हम पॉलीमेरिक सिस्टम में इसको अप्लाई करेंगे तो एक छोटे से टेम्परेचर रेंज, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस तक की ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद इसमें कुछ इस तरह के ट्रांजिशन जोन बन रहे होंगे। तो ये थी आर्हेनियस इक्वेशन। इसको हम पॉलीमर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम एक्चुअल में क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, WLF इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा, मैंने किसी बुक से इसका रेफरेंस लिया हुआ है या किसी बुक से इसको उठा के पेस्ट किया है यहाँ पे, और ये नोट्स की फॉर्म में आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपकी बुक का मटेरियल नहीं है ये। एक साइंटिस्ट था A.K. डूलिटल, एंड ही ट्राई टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ पॉलीमर्स, कि विस्कोसिटी अगर पॉलीमेरिक सॉल्यूशंस, क्योंकि जो आर्हेनियस का कंसेप्ट था वो हम लॉन्ग टेम्परेचर या ब्रॉड टेम्परेचर रेंज पे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे पॉलीमर में। मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टेम्परेचर रेंज यानी 50 डिग्री सेल्सियस के गैप में जो वैलिड हो रही थी इक्वेशन। बट अगर हमने पॉलीमर के केस में
विस्कोसिटी निकालनी है तो ए के डूलिटल ने एक बेटर इक्वेशन दी and he stated that the viscosity of the polymer is related to f factor f and ये factor f क्या है, ये है fractional free volume जिसकी हम बात कर चुके हैं थोड़े टाइम पहले कि ये fractional free volume क्या होता है, हमने कैलकुलेट करके देखा है, FFV लिखते थे हम उसको वहाँ पे। सो fractional free volume को यहाँ हम फैक्टर f से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस फैक्टर f इज डिनोटिंग fractional free volume। तो उसने कहा कि जो ईटा है यानी कि विस्कोसिटी ऑफ द पॉलीमर है वो जिस f से रिलेटेड है, किस तरह से, इस तरह से, इस फॉर्म में। ये बिल्कुल आर्हीनियस तरह की ही फॉर्म इक्वेशन थी बट थोड़ी मॉडिफाई किया गया था इसको पॉलीमर के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको फिर से हम एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लिया तो फिर यहाँ आ जाएगा लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी और ये फैक्टर 1/f माइनस 1। तो ये एक इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गई यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि जो फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम है दैट वेरीज विद टेम्परेचर लीनियरली, यानी कि टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर हमने फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम यानी कि f को टेम्परेचर का फंक्शन डिनोट करना है तो उसने कहा कि इसके लिए एक इक्वेशन बनती है अगर हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो फ्री वॉल्यूम का कंसेप्ट है वो कहाँ अप्लाई होगा, या जो आपकी WLF इक्वेशन है वो कहाँ अप्लाई होती है, TG से ऊपर। TG से नीचे तो पॉलीमर सॉलिड स्टेट में है, तो आपका जो रेफरेंस टेम्परेचर यहाँ पे रहने वाला है दैट इज़ TG यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। और फिर हम किसी ऊपर के वॉल्यूम पर, मतलब TG से ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उसने कहा कि जो फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम है ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब यहाँ F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम और T का मतलब है कि फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, जो TG से ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि TG से ऊपर ही ये इक्वेशन अप्लाई होती है। तो ऐसा टेम्परेचर जो TG से ऊपर लाई कर रहा है, सो F ऑफ T यानी कि फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम एट टेम्परेचर TG, जो कि एक रेफरेंस स्टेट है जिससे नीचे हम नहीं जा सकते, वहीं मिनिमम जो टेम्परेचर है वो TG रहने वाला है। तो इट इज इक्वल टू FTG प्लस अल्फा F इंटू T माइनस TG। अब यहाँ पे दो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, उसका एक्सप्लेन करते हैं कि F ऑफ TG क्या है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम एट टेम्परेचर TG एंड अल्फा F जो है इट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी कि जब पॉलीमर को हीट होती है तो किस डिग्री तक वो एक्सपेंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी दी हुई है कि किसी पॉलीमर के लिए इनकी जो वैल्यू रहती है वो स्टैंडर्ड रहती है। तो ये अल्फा F की वैल्यू है और ये FTG की वैल्यू है। तो ये सारी क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स है तो ये यहाँ से निकल के आएंगी। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 कैन बी री रिटन एज, यानी कि F ऑफ T की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ F की जगह आपने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से डाल देनी है, तो ये बिल्कुल वही बन जाएगी लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी 1/, ये F वाली वैल्यू पूरी आ जाएगी यहाँ पे FTG प्लस अल्फा F T माइनस TG माइनस 1 फैक्टर ऐसा सच रहा। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 को मॉडिफाई किया इक्वेशन नंबर 5 के हिसाब से। तो इक्वेशन नंबर एक नई इक्वेशन बन के आई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया। नाउ इफ़ T इज इक्वल टू TG यानी कि हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेशन नंबर 6 में क्या होगा, ये फैक्टर T रिप्लेस हो जाएगा TG से, TG माइनस TG 0 हो जाएगा और अल्फा F के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा चाहिए पूरा फैक्टर 0 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, लॉग ईटा इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी 1/FTG माइनस 1, क्योंकि ये फैक्टर पूरा का पूरा 0 हो गया और फिनिश हो गया यहाँ से। तो ये इक्वेशन बच के रिड्यूस होकर इतनी रहेगी। अब आता है विलियम लेंडल और फेरी का रोल। उन्होंने बोला कि विस्कोसिटी एट एनी टेम्परेचर T कैन बी रिलेटेड टू विस्कोसिटी एट टेम्परेचर TG अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये वाला रिलेशन log अल्फा T is equal to log eta T minus log eta TG and this value is equal to B/2.303 1/FT minus 1/FTG। ये जो रिलेशन है ये एज सच इन्होंने पॉस्टुलेट किया, कुछ इन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की होंगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक फैक्टर आता है log अल्फा T जो किसके डिफरेंस से निकलता है, log eta T माइनस log eta TG। अब ये log eta T क्या है, विस्कोसिटी एट एनी टेम्परेचर T माइनस विस्कोसिटी एट टेम्परेचर TG, और इस फैक्टर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू B/2.303 इंटू दिस फैक्टर 1/FT माइनस 1/FTG। तो ये जो अल्फा T को यहाँ पे नाम दिया इसको कहते हैं WLF शिफ्ट फैक्टर, यानी विलियम लेंडल फेरी शिफ्ट फैक्टर। तो ये इक्वेशन बन के आई। नाउ इक्वेशन 7 इज रीअरेंज्ड एज
क्योंकि लॉग की फॉर्म में तो हम आपको पता है कि लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए बटा बी या लॉग ए ओवर बी। तो दिस इज लॉग अल्फा टी इज इक्वल टू लॉग ईटा टी ओवर लॉग ईटा टी जी, यानी कि ये फैक्टर तो ऐसे ही रहा, ये माइनस में था तो ये डिवीजन में चला गया यहाँ पे जब हमने लॉग को कंबाइन किया। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी ओवर 2.303। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इस ब्रैकेट वाले फैक्टर को एफ टी जी से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ये समझना जरूरी है क्योंकि आप यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आ गया। हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन को यहाँ एफ टी जी से डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो जब डिवीजन वाला फैक्टर है उसको ऐसा हमने लिखा, एफ टी जी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी जी डिवाइडेड बाई एफ टी, यानी कि ये फैक्टर माइनस एफ टी जी डिवाइडेड बाई एफ टी जी का कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई होगी। नाउ ही सेइंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 8। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या है, एफ टी की वैल्यू है और एफ टी क्या है, ये वाली चीज़। तो यानी कि 5 और 8 को कंपेयर करना है और हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 में जो एफ टी की वैल्यू 5 से लेनी है और वो सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन में, ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। लॉग अल्फा टी इज इक्वल टू लॉग ईटा टी ओवर लॉग ईटा टी जी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगली जगह है बी ओवर 2.303 एफ टी जी, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ टी जी ओवर ओके। एक चीज़ और यहाँ पे हुई जो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी कि इसने क्या किया कि इस एफ टी को कॉमन लेके, इस एफ टी को कॉमन लेके इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की। तो कैसे सॉल्व हुआ, ये एफ टी डिनोमिनेटर में चला गया, ऊपर आ जाएगा एफ टी जी माइनस एफ टी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना आपने क्या हो रहा है यहाँ पे। एफ टी डिनोमिनेटर में कॉमन, फिर एफ टी जी माइनस एफ टी सॉल्व होकर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने एफ टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से सब्स्टिट्यूट करनी है। किसकी वैल्यू, एफ टी की। ये ध्यान रखना आपने कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इस एफ टी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो बाकी जो फैक्टर है वो ऐसा रहेगा, राइट हैंड साइड को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बी ओवर 2.303 एफ टी जी, यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं है। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ चेंज होगी, एफ टी जी तो ऐसा रहा, माइनस एफ टी की जगह क्या आ जाएगा, अब ये वाला फैक्टर माइनस एफ टी जी माइनस अल्फ़ा टी इंटू टी माइनस जी माइनस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी जी, यानी कि ये चीज़ हमने यहाँ से उठाई। सिंपल सी बात है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एफ टी था तो यहाँ पे फिर से वही वैल्यू एफ टी की सब्स्टिट्यूट हो जाएगी एफ टी की जगह। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये एफ टी जी प्लस है, ये एफ टी जी माइनस है, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा फैक्टर, यानी ये कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में, माइनस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी जी, यानी कि सिर्फ यही वाला फैक्टर रिड्यूस होकर रह गया, डिवाइडेड बाई एफ टी जी प्लस अल्फ़ा इंटू टी माइनस टी जी। तो लॉग अल्फ़ा टी इज इक्वल टू दिस मच और दिस वैल्यू। सो दिस इज़ कॉल्ड WLF इक्वेशन, यानी कि अगर आपको WLF इक्वेशन पे नोट लिखने को आता है तो आपको ये इक्वेशन यहाँ तक डिराइव करनी पड़ेगी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट इसमें रहते तो ये जो मैं आपको PDF फॉर्मेट भेज रहा हूँ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। 1-2 जगह कुछ सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही है जो आपको देखनी पड़ेगी, बाकी सिंपल है और इसकी आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। किसी भी बुक में ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है तो ये आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर से हम पॉलीमर सॉल्यूशंस के बात कर रहे होंगे जो कि सेक्शन C का 2nd चैप्टर रहने वाला है।